जैन फ्रेंड्स, नमस्कार। साइकोलॉजी में हम शॉर्ट नोट्स के रूप में वीडियो बना रहे हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हमें देखने सीखने को मिले और परीक्षा के लिए हमारे रिवीजन भी हो जाए। तो बुद्धि के बारे में हम देख रहे थे, बुद्धि की परिभाषा, बुद्धि के सिद्धांत हमने पिछले वीडियो में देखे। आज हम बुद्धि और बुद्धि लब्धि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। संवेगात्मक बुद्धि, बुद्धि परीक्षण, ये सब आज के वीडियो में देखेंगे। तो शुरू करते हैं हम। पिछले वीडियो के अनुसार ही हमने देखा 1912 में जर्मन वैज्ञानिक विलियम स्टर्न द्वारा एक सूत्र दिया गया MA/CA। ये बुद्धि परीक्षण का या बुद्धि को जांचने का सूत्र दिया था। लेकिन स्टर्न के बाद 1916 में टर्मन महोदय ने जो सूत्र दिया वही आज तक मान्य है। तो 1916 में जो सूत्र दिया वह था MA/CA × 100। तो ये सूत्र मान्य है और इसी के अनुसार बालक की मानसिक आयु पता करते हैं। आगे हम देखते हैं बुद्धि लब्धि के बारे में। जो बुद्धि लब्धि है वो जड़, मूर्ख, सामान्य, औसत, प्रतिभाशाली, इनकी कितनी होती है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो 0 से 25 जो बुद्धि लब्धि होती है वह जड़ बुद्धि या बिल्कुल जो महामूर्ख होता है उसकी होती है। 26 से 50 होती है मूढ़ बुद्धि। ये भी जड़ बुद्धि यानी मूर्ख बुद्धि के समान ही गिनी जाती है, लेकिन जड़ सबसे बिल्कुल जिसमें कोई बुद्धि नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। लेकिन मूढ़ बुद्धि जो बिल्कुल जिसमें बुद्धि का स्तर बिल्कुल निम्नतम हो, नहीं के बराबर हो, वह मूढ़ बुद्धि। इसके बाद 51 से 75 मूर्ख बुद्धि। थोड़ी बहुत बुद्धि तो होती है लेकिन वह मूर्खतापूर्ण बातें करता है, यानी मूर्ख बुद्धि उसको कह सकते हैं। इसके बाद है 76 से 90। इसे मंद बुद्धि या पिछड़े बालक कहा जाता है। यानी जैसे जैसे यहाँ नंबर बढ़ते जा रहे हैं वहीं बुद्धि का स्तर भी हल्का हल्का बढ़ता जा रहा है। लेकिन यहाँ अभी तक कोई औसत या सामान्य बुद्धि नहीं आई है, यानी कि 90 तक जो बुद्धि लब्धि होती है वह एक सामान्य बालक की बुद्धि लब्धि नहीं होती है। तो 76 से 90 मंद बुद्धि या पिछड़े बालक की बुद्धि लब्धि होती है। सामान्य बुद्धि या औसत बुद्धि 91 से 110 मानी जाती है। तो यहाँ हम देखेंगे 91 से 110 या 90 से 110 भी कहा जाता है और इसे हमें याद भी रखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं वह बुद्धि लब्धि कितनी है वह हम बताएंगे आपको। तो एक तो पूछी जाती है औसत या सामान्य बुद्धि के बारे में प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न को कहीं से भी घुमा ले, लेकिन हमें मेन तो ये याद रखना है कि कितनी होती है बुद्धि लब्धि। तो 90 से 110 की जो बीच की बुद्धि लब्धि होती है वह सामान्य बुद्धि होती है, औसत बुद्धि होती है। इसके बाद 111 से 120 जो बुद्धि लब्धि होती है वह होती है श्रेष्ठ बुद्धि या तीव्र बुद्धि, यानी श्रेष्ठ औसत बुद्धि से अधिक। उसके बाद 121 से 139 होती है अति श्रेष्ठ। देखो यहाँ तीनों में अंतर है। सामान्य बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि, यानी अच्छी बुद्धि है श्रेष्ठ बुद्धि भी, लेकिन उससे भी अधिक जो श्रेष्ठता में भी अति शब्द लगा हुआ है, अति श्रेष्ठ बुद्धि होती है 121 से 139 और 140 से ऊपर होती है प्रतिभाशाली बालकों की। तो ये थी बुद्धि लब्धि। और जो सृजनशील बालक होते हैं उनकी कोई निश्चित बुद्धि लब्धि नहीं होती है। जो सामान्य बुद्धि वाले बालक होते हैं वह भी सृजनशील हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो प्रतिभाशाली बालक है जिसकी बुद्धि लब्धि 140 से ऊपर है वह सृजनशील भी हो, ऐसा जरूरी नहीं है। आगे हम बुद्धि परीक्षण देखते हैं। पोर्टिस भूल भुलैया का बुद्धि परीक्षण है। तो यह 1924 में दिया गया था और किसने दिया? HD पोर्टियस। तो नाम से हमें बुद्धि परीक्षण का नाम भी याद रह जाएगा, पोर्टिस भूल भुलैया। ये किसके लिए उपयोगी है? तो ये है 3 से 14 वर्ष तक के बालकों की बुद्धि का पता लगाने के लिए यह परीक्षण किया जाता है। 3 से 14 वर्ष के बालकों में जो 11 वर्ष के बालक होते हैं, यानी 11 वर्ष तक के बालकों को रास्ता खोजने के लिए 3 अवसर दिए जाते हैं। जो ये परीक्षण है इसमें एक पहेली बनाई जाती है, इसमें रास्ता खोजने के लिए दिया जाता है। जैसा कि आपने भी पहेलियों में देखा होगा कि कोई कुत्ता है, उसको रोटी तक पहुंचाना है तो वर्ग बने रहते हैं, उस रास्ते से रोटी तक पहुंचना होता है। तो जो इनको खोजने के अवसर हैं वह 11 वर्ष तक के बालकों को 3 अवसर दिए जाते हैं, जबकि 12 से 14 वर्ष तक के बालकों को 2 अवसर दिए जाते हैं। फिर है वेस्लर वैल्यू बुद्धि परीक्षण। वेस्लर वैल्यू बुद्धि परीक्षण 1944 में D वेस्लर द्वारा दिया गया और यह है 10 से 60 वर्ष तक की आयु के व्यक्तियों के लिए, यानी बालक से लेके बुजुर्ग
कह सकते हैं, बड़े वयस्क व्यक्ति कह सकते हैं, वहाँ तक सबके लिए ये। और 1955 में इसमें एक संशोधन हुआ जिसमें 16 से 64 वर्ष तक की आयु निर्धारित की गई। पहले 10 वर्ष की गई थी, लेकिन 10 से 60 की गई थी, अब 16 से 64 की गई 1955 से। तो इन व्यक्तियों के लिए इस बुद्धि परीक्षण का प्रयोग किया जाता था। ये वयस्कों की बुद्धि मापन के लिए सर्वोत्तम परीक्षण माना जाता है। आगे है शिकागो क्रियात्मक परीक्षण। शिकागो क्रियात्मक परीक्षण में 6 वर्ष से लेकर वयस्कों तक की बुद्धि का मापन किया जाता है। अधिक महत्वपूर्ण 13 वर्ष के बालकों के लिए। तो 13 वर्ष के लिए कौन सा परीक्षण महत्वपूर्ण है? शिकागो क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण। इस परीक्षण में आकृतियों में समानता असमानता, यानी समानता असमानता बताना होता है, चित्र के टुकड़ों को जोड़कर पूर्ण करना होता है, समान वस्तु को छांटना होता है, यानी मिक्स में सारी चीज़ें रख दी जाती है, उनमें से जो एक जैसी है उन समान वस्तुओं को अलग अलग करके रखा जाता है। तो इस प्रकार से बुद्धि परीक्षण किया जाता है कि कौन सा बच्चा ये कार्य अच्छे से कर पा रहा है। आगे है शिकागो क्रियात्मक परीक्षण, ये 2 बार हो गया शायद। हाँ, अब आगे देखते हैं संवेगात्मक बुद्धि के बारे में। देखो संवेगात्मक बुद्धि क्या है। 1990 में किसने दी? डॉक्टर जॉन मेयर एवं पीटर सेलाबे ने। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं संवेगात्मक बुद्धि से, तो इसे आप ध्यान से देखें। 1990 में दी गई थी और किसके द्वारा? डॉक्टर जॉन मेयर व डॉक्टर पीटर सेलाबे ने। तो संवेगात्मक बुद्धि की अवधारणा किसने दी? इन दोनों ने दी। और संवेगात्मक बुद्धि को सामाजिक बुद्धि का प्रकार माना। कौन सी बुद्धि का प्रकार माना? सामाजिक बुद्धि का प्रकार माना। संवेग क्या होते हैं? संवेग होते हैं भावनाओं के व्यवहारिक पहलू को संवेग कहा जाता है। यानी जो भावनाएं उठती है हमारे मन में अंदर, उसको हम बाहर जिस व्यवहार से प्रकट करते हैं उसे ही संवेग कहा जाता है। संवेग को समझने और उनके साथ व्यवहार करने की योग्यता को ही संवेगात्मक बुद्धि कहते हैं। संवेग को समझने और उनके साथ व्यवहार करने की जो योग्यता होती है, किस व्यक्ति में कितनी योग्यता है कि वो अपने उस संवेग को किस प्रकार के व्यवहार के द्वारा प्रदर्शित कर रहा है, वो जिस भी प्रकार के व्यवहार के द्वारा प्रदर्शित करता है वही संवेगात्मक बुद्धि कहलाती है। संवेगात्मक बुद्धि की अवधारणा किसने दी? यानी जो अवधारणा या मापन तो दिया सेलाबे और मेयर ने। अभी हमने ऊपर देखे 2 नाम, लेकिन इसी संवेगात्मक बुद्धि को लब्धि की अवधारणा, संवेगात्मक लब्धि की अवधारणा डॉक्टर डेनियल गोलमैन ने दी और इसे ही लोकप्रियता तक पहुंचाने वाले डॉक्टर डेनियल गोलमैन ही थे। संवेगात्मक जो बुद्धि लब्धि होती है, संवेगात्मक बुद्धि बटा वास्तविक बुद्धि गुणा 100, ये इसका सूत्र है संवेगात्मक बुद्धि लब्धि पता करने का। संवेगात्मक बुद्धि लब्धि से महत्वपूर्ण क्यों? किसकी पुस्तक है ये? ये गोलमैन की पुस्तक है। महत्वपूर्ण नाम है, इस कथन को आपको याद रखना है, परीक्षा में पूछ लिया जा सकता है। जब पुस्तकों के बारे में पूछा जाता है तो इस तरह की पुस्तकों के बारे में ही पूछा जाता है, क्योंकि गोलमैन ने संवेगात्मक बुद्धि को बहुत अधिक लोकप्रियता तक पहुंचाया था और इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी 1995 में। तो पुस्तक किसकी है ये? गोलमैन की। संवेगात्मक बुद्धि लब्धि से महत्वपूर्ण क्यों? गोलमैन के अनुसार व्यक्ति की जीवन की सफलता का मात्र 20% बुद्धि लब्धि के कारण एवं 80% संवेगात्मक बुद्धि के कारण होता है। यानी व्यक्ति जो सफल होता है वह 80% संवेगात्मक बुद्धि के कारण होता है, जबकि 20% बुद्धि लब्धि के कारण। यानी जो सामान्यतः उसकी बुद्धि लब्धि है उससे कहीं अधिक उसको सफलता तक ले जाने वाली संवेगात्मक बुद्धि होती है। यानी अपने अंदर क्रोध है, वात्सल्य है या धैर्य है, तो ये जो हमारे संवेगात्मक बुद्धि के लक्षण है यही हमें सफलता तक ले जाते हैं। और क्या कहा? और कहा इन्होंने 21वीं सदी महिलाओं की सदी है। संवेगात्मक बुद्धि के तत्व, तो कौन कौन से तत्व संवेगात्मक बुद्धि के? आत्म जागरूकता या आत्मचेतना, आत्मनियंत्रण, आत्म अभिप्रेरणा, समानुभूति या परानुभूति और सामाजिक कौशल। ये सभी ये 5 संवेगात्मक बुद्धि के तत्व है। अब हम देखते हैं संवेगात्मक बुद्धि के प्रतिमान। 3 प्रतिमान है: योग्यता आधारित प्रतिमान, गुण आधारित प्रतिमान और मिश्रित प्रतिमान। योग्यता आधारित प्रतिमान दिया जॉन मेयर और पीटर सेलाबे
ने दिया और गुण आधारित दिया केवी पेट्राडिस ने और मिश्रित प्रतिमान दिया डेनियल गोलमैन ने। ये दो नाम तो पहले भी आ चुके, तो आपको पता होना चाहिए। जेन मेयर और पीटर सेलाबे ने दिया योग्यता का और डेनियल गोलमैन ने दिया मिश्रित प्रतिमान। एक नाम अलग है गुण आधारित, ये याद रखना है आपको, केवी पेट्राडिस। संवेगात्मक बुद्धि की उपयोगिता किस में है? इसकी उपयोगिता संवेगात्मक बुद्धि को देखकर ही भविष्यवाणी की जा सकती है। हम किसी भी बालक को देख करके, उसके व्यवहार, उसके संवेग को देख करके, उसके बढ़ते हुए विकास को देख करके भविष्यवाणी कर सकते हैं कि ये बच्चा आगे चलकर क्या बनेगा, क्या करेगा। कुछ और परीक्षण हैं जिन्हें भी हम देख लेते हैं। रोबिन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स बुद्धि परीक्षण। तो रोबिन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स बुद्धि परीक्षण 1926-27 में यूके ब्रिटेन में रोबिन द्वारा दिया गया था। किसी भी भाषा या संस्कृति के लोगों द्वारा इसे प्रयोग किया जा सकता है या उन पर प्रयोग किया जा सकता है। जो प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स है उसके प्रयोग में 3 प्रकार की मापनी बनाई गई। ये 3 प्रकार की मापनी कौन कौन सी है? यह है स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स, कलर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स, एडवांस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स। जो स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स होती है उसमें कुल 5 सेट होते हैं, प्रत्येक सेट में 12 एकांश होते हैं। इस प्रकार से 12 एकांश होने से इसमें 12 × 5 60 एकांश हो गए, यानी 60 प्रश्न होते हैं। इसे एसपीएम के नाम से भी जाना जाता है, स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स। दूसरा है कलर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स, सीपीएम जिसे दूसरा नाम दिया जा सकता है, यह कहा जाता है। इसमें 3 सेट होते हैं, ऊपर स्टैंडर्ड में 5 होते हैं जबकि कलर्ड में 3 सेट होते हैं और वही प्रत्येक में 12 एकांश यानी 12 प्रश्न होते हैं। तो इस प्रकार से इसमें जो कुल एकांश होते हैं वह 36 होते हैं। आगे देखिए एडवांस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स। एडवांस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स में भी 3 सेट होते हैं, कुल 3 सेट होते हैं, 12 एकांश प्रत्येक में होते हैं। इस प्रकार से इसमें भी 36 एकांश होते हैं, यानी जो पहला है उसमें ही 5 सेट होते हैं, बाकी दोनों में 3-3 सेट होते हैं और एडवांस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स को एपीएम के नाम से भी जाना जाता है। अब आगे देखते हैं एक और परीक्षण है डॉक्टर गुड एंड ए मेन बुद्धि परीक्षण। ये महिला थी। 1936 में दिया गया प्रसिद्ध महिला मनोचिकित्सक डॉक्टर गुड एनफ के द्वारा। महिला का नाम है ये गुड एनफ, ए नहीं है एनफ है। मानसिक रोगियों से मनुष्य का एक चित्र बनवाती। किस प्रकार से परीक्षण करती थी? जो अस्पताल में मानसिक रोगी आते थे, बेड पर ही उन मानसिक रोगियों से एक चित्र बनवाती थी और उस चित्र को देखती और उस चित्र में जो शरीर के अंगों का अनुपात उनके द्वारा बनाया जाता, उसी के आधार पर संबंधित व्यक्ति की बुद्धि का परीक्षण करती थी। यानी मानसिक रोगी अस्पताल में आते थे तो उनसे एक चित्र बनवाया जाता था और उन्होंने किस प्रकार का चित्र बनाया है, किस प्रकार के उस जो चित्र है उसमें उनके शारीरिक अंगों का क्या अनुपात है उस चित्र में, तो उसके आधार पर ही बुद्धि परीक्षण किया जाता था। ये जो बुद्धि परीक्षण है 1936 में दिया गया और 1963 में, देखो यहाँ 6 और 3 को उल्टा कर लो, याद रह जाएगा, संशोधन हुआ। और संशोधन किसने किया? डॉक्टर हैरिस ने। मनोवैज्ञानिक थे, इनके द्वारा संशोधन किया गया और उसके बाद से इस जो परीक्षण का है नाम चेंज हुआ, हैरिस ड्रॉ ए मैन बुद्धि परीक्षण इसका नाम हो गया। और इस परीक्षण में 3 मापनी बनाई गई, पुरुष मापनी, महिला मापनी और सामान्य मापनी। 1965 में इस परीक्षण का नाम बदलकर गुड एनफ हैरिस ड्रॉ ए मैन कर दिया गया। तो ये थे बुद्धि से संबंधित जानकारी। इन 2 वीडियो में आपके बुद्धि का जो कॉन्सेप्ट है वो लगभग पूरा हुआ है और शॉर्ट वीडियो के माध्यम से हमें पूरी जानकारी मिली है। जो भी तथ्यात्मक प्रश्न आते हैं उनका हम आराम से आंसर दे सकते हैं। तो आगे की वीडियो में फिर हम शॉर्ट नोट्स लेके आएंगे व्यक्तित्व के बारे में। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।